Dear audience, good evening to all of you. It's Ali Khan Wajad with a new informative grammatical video lecture. In this lecture, dear audience, dear spectator, dear students, you would able to have all that needs to understand while constructing any sentence. In this lecture, you would able to have how to gear up one's knowledge regarding grammar issues. And dear audience, it would be my first lecture that I would define all that, explain all that in Urdu version. So now let's get started. अज़ीज़ तलबा तलबात, ये मेरा पहला लेक्चर है जो कि मैं उर्दू में दे रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है, उन्वान है, वो ग्रामर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। चूँकि जब तक आपको ग्रामर इंग्लिश में नहीं आती तब तक आप किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। और आज के इस लेक्चर में टेंसेस के हवाले से बताया जाएगा और ये आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से बताया जाएगा, यूजेस के हवाले से बताया जाएगा। और ये जो आपका ये वर्ब करेक्शन का जो टॉपिक आज का है, ये हर क्लास के आदमी के लिए है, वो भले फ़र्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जो उससे बड़ी क्लासेस भी हैं। क्योंकि जब तक आपके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है तब तक आप सेंटेंस खुद से ना बना सकते हैं, ना उसको इनकरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। सो ये वीडियो स्पेशली तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड के जो कि 22 मई को सेकंड ईयर का इंग्लिश का पेपर है और उसमें वर्ब करेक्शन का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर का 6 जून को इंग्लिश का पेपर है, पहला ही पेपर, उसमें भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वर्ब करेक्शन का आता है। सो अब शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड टू विन द मैच सिंस मंडे। ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब ये है क्यों, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो सबसे पहले हम उसमें उसका वर्ब देखते हैं और साथ ही उसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब देखें जो कि हैव बीन है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है और उसके साथ वर्क आपका वर्ब है जिसे हम फेल कहते हैं। और फेल को काम कहा जाता है जब आपका हैव बीन के साथ वर्क के साथ आईएनजी का एडिशन है और उस सेंटेंस में आपका सिंस या फॉर का यूज़ है और उसमें हैज़ बीन का यूज़ है। तो ये आप डिटरमिन कर लें कि ये वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अब देखना ये है कि हैव बीन को मैंने रेड इंक के साथ प्रोमिनेंट किया, हाईलाइट किया। वो क्यों किया है? क्योंकि इससे पहले वी आपका जो प्रोनाउन है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। अब जब आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे जो कि आई और वी हैं, या आपका दे जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है होगा, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ करते हैं। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करते हैं। उसके बाद फिर मैंने सिंस जो आपका लिखा हुआ लफ्ज़ है इसको ब्लैक के साथ हाईलाइट किया है। ये क्यों किया है कि इसके बाद आपका जो डे मंडे है वो एक एग्जैक्ट डे है। जब कभी भी कोई चीज़ एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाए उसके लिए फिर हम सिंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो ये आपका जो पहला सेंटेंस है ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और इसकी पहचान क्या है, होपिंग सो कि आपको समझ आ गई होगी। और ये अजीज़ तलबा तालिबात आपके लिए बहुत बेहतर होगा अगर आप अपने पास बाइंडर रख लें और उस पर जो पिन पॉइंट करके जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ या जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं आप उनको नुमायाँ करके लिख लें। दूसरा सेंटेंस आपका है जी, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 10 years। ये भी आपका जो सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। अब क्यों है? इसमें आपका सबसे पहले हैज़ बीन का यूज़ है, साथ वर्ब फर्स्ट टीच के साथ आईएनजी का एडिशन है। फिर मैंने फॉर को रेड के साथ हाईलाइट किया है। अब फॉर कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, एग्जैक्ट एक्शन नहीं है। जैसे सिंस कहाँ पे आएगा? जब आपका कोई डे एग्जैक्ट है, कोई साल एग्जैक्ट है और वक़्त में अगर बजे का लफ्ज़ आ जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपको सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर इसलिए दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया गया है क्योंकि उसके आगे लास्ट 10 years हैं। हमें ये नहीं पता कि जो 10 years हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं,
इसलिए फॉर हमने यूज़ किया है। और ही के साथ हमने हैज़ बीन यूज़ किया है। इसका क्या मतलब है कि जब आपके प्रोनाउन या सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज़ बीन हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तीसरा सेंटेंस आपका अनलेस से शुरू हो रहा है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस जब कभी फिक्रे में आएगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसका दूसरा पार्ट होगा हमेशा वो प्रेजेंट फॉर्म में होगा, वो कभी भी फिर पास्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर आप पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर आपका फिक्रा इनकरेक्ट हो जाएगा। सपोज अगर हम कैन नॉट को कुड नॉट कर देंगे, भले हमने फर्स्ट पार्ट में वी वन ही लगाया हुआ होगा, तो ये फिक्रा आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथा सेंटेंस आपका है जी माई फ्रेंड यूजुअली गोज टू कराची इन मिड समर। इसमें मैंने यूजुअली के लफ्ज़ को वो हाईलाइट किया है। वो क्यों किया है कि यूजुअली जब कभी भी आपका वर्ड आएगा इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और गो का मतलब जाना है, इसके साथ मैंने ES का इजाफा किया। वो क्यों किया है, नीचे मैंने 5 लेटर्स लिखे हैं, CH है, SS है, SHO या X। इन पांचों में से कोई भी एक लेटर या लेटर्स वो वर्ब के लास्ट में अगर आ जाएगा और हमारा जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम फिर इसके साथ ES का इजाफा करते हैं। और नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी दे यूजुअली गो टू कराची इन मिड समर। अब मैंने वही फिक्रा यूजुअली वाला वो मैंने दे के साथ शुरू किया है, लेकिन मैंने गो लिखा है, मैंने गोज नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि दे आपका थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, उसके साथ हम SES का इजाफा नहीं करते हैं। होपिंग सो कि आपको इन 5 चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्ब करेक्शन की सेकंड स्लाइड है। इसमें जो पहला सेंटेंस है, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तिया फिक्र है, इफ से शुरू हो रहा है। अब इसमें मैंने हैड वर्क को हाईलाइट रेड से किया है और दूसरे पार्ट वुड हैव पास को हाईलाइट किया। अब अगर हम उर्दू की बात करें, जिस फिक्रे के आखिर में दोनों पार्ट में ता ती ते के अल्फाज आएंगे, वहाँ पे हम एक पार्ट को हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वो इस्तेमाल करेंगे और दूसरे पार्ट को, सेकंड पार्ट को हम वुड हैव और वर्ब थर्ड से उसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर हम खाली हैड की बात करें तो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन जहाँ पे शर्तिया फिक्र है इसलिए पहले पार्ट में हैड और V3 है और दूसरे पार्ट में आपका वुड हैव और V3 है। आपने हमेशा ऑप्शन में ये देखना है कि अगर हैड वर्क लिखा हुआ है, शर्तिया फिक्रा है, दूसरे पार्ट में ऑप्शन में आप वुड हैव और V3 को ढूंढें कि कहाँ पे है, फिक्र आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7th सेंटेंस है, वुड दैट से शुरू हो रहा है। वुड दैट इज मेंट टू बी योर इमेजिनेटिव थॉट, ये आपकी ख्याली या तस्वराती सोच है। ये जब कभी ऐसा फिक्रा आएगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई आपका प्रोनाउन है लेकिन साथ वर लगा हुआ है। अब क्यों लगा है, आई वुड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, काश कि मैं अमेरिका का सदर होता, ये मेरी एक ख्वाहिश है। जब कभी भी एक तस्वराती ख्वाहिश है, एक सोच है, वहाँ पे हमेशा जो आपका हेल्पिंग वो आपका प्लूरल यूज होगा। अगर हम आई के साथ बात करें प्रेजेंट की तो फिर एम होना चाहिए था, अगर पास्ट की बात करें फिर वाज होना चाहिए था। वार इसीलिए है चूंकि फिक्रा वुड दैट से शुरू है और ये आपकी एक इमेजिनेटिव थॉट है। नीचे मैंने डिटेल में लिख भी दिया है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस 8वां है, दे केम हियर अ मंथ अगो। अब यहाँ मैंने केम को और अगो को हाईलाइट किया है। जब कभी फिक्रे के लास्ट में अगो का लफ्ज़ आ जाए, यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस आ जाए, लास्ट आ जाए, तो आप ये यकीन कर लें कि वहाँ पे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी, जैसे मैंने यहाँ पे कम की केम यूज़ की है। नेक्स्ट 9वां सेंटेंस आपका सेल्डम है, वी सेल्डम गो टू बेड बिफोर 11। जब कहीं पे आपका सेल्डम का लफ्ज़ आएगा आपने वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, मेक इट श्योर। नेक्स्ट 10वां सेंटेंस आपका है, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हैप्पी। अब जैसे पहले मैंने बताया था कि जब आपके पार्ट 2 सेंटेंस के हैं, एक पार्ट में अगर आपका V2 है तो सेकंड पार्ट में आपका पास्ट यूज होगा, V2 वहां पे यूज होगा। अगर यहाँ पे आपका वाज के बाद हैप्पी आपकी स्टेट बयान की जा रही है, अगर यहाँ पे अगर आपका वर्ब होता तो फिर इसके साथ आपका V2 लगा होना था। तो ये ज़हन में रखें, जहाँ आपके एक सेंटेंस में 2 पार्ट हैं,
देन अगर पहले पार्ट में V2 है तो आपने सेकंड पार्ट में भी V2 या अपना, और फिर एक और चीज़ है डियर स्टूडेंट्स ऑडियंस, एक यहाँ पे मैंने वाज लगाया है। अब एक कन्फ्यूजन स्टिल स्टैंड ओवर देयर, देन द स्टूडेंट्स इवन डोंट नो व्हाट आर लिंकिंग वर्ब एंड व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब। इंशाल्लाह बड़ी जल्द इसी पे एक वीडियो लेक्चर वो भी अपलोड किया जाएगा कि इसमें फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। होपिंग सो कि ये स्लाइड पे चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी तीसरी स्लाइड है वर्ब करेक्शन की, और इसमें जो पहला सेंटेंस है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसमें ये आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आलमगीर सच्चाई है, और जितनी भी ये सच्चाइयाँ आलमगीर हैं ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होती हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें और भी आपने ज़हन में रखना है कि ये जब कभी भी आएंगे तो आपने उसको प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखना है। नेक्स्ट आपका 14 सेंटेंस है दे शुड जॉइन द फंक्शन। अब शुड को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, शुड आपका मॉडल वर्ब है, और जो मॉडल वर्ब होता है इसमें हमेशा आप V1 यूज़ करते हैं, इसके साथ कभी भी SES का इजाफा नहीं करते। अब यहाँ पे चूंकि दे है, दे आपका है तो थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है ये, इसके साथ तो रूटीन में भी इजाफा SES का नहीं होता, अगर हम पहले टेंस की बात करें उसमें भी नहीं होता। तो यहाँ पे शुड, भले यहाँ पे दे की जगह पे अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम भी होता तब भी शुड के बाद जो जॉइन आपका वर्ब इसके साथ SES का इजाफा नहीं होना था। ये ज़हन में रखना है कि जब कभी भी शुड आएगा तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, जैसे यहाँ पे जॉइन फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस का इजाफा कभी भी नहीं होता, ये ज़हन में रखना है, और मैंने नीचे इसको डिटेल में मेंशन भी कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपका देखें फिक्रा का द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि जो मरीज था वो मर चुका था, कब? डॉक्टर के आने से पहले। अब इसमें असूल क्या है? असूल ये है कि आपका एक पार्ट में हैड और V3 का यूज, दूसरे पार्ट में आपका जस्ट वर्ब टू का यूज है, जैसे इधर मैंने किया है पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज वो मर गया था। अगर आप देखें तो इसके लास्ट दोनों में अलिफ का यूज है, तो ये ज़हन में रखना है जब कभी भी फिक्रा आपका इस टाइप का आए तो आपने एक में हैड है तो दूसरे में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये फिक्रा आपका शर्तिया नहीं है। अगर ये फिक्रा आपका शर्तिया होता फिर हमने क्या करना था? अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो फिर हमने क्या किया था, हैड V3 के साथ उसके बाद आपको वुड हैव और V3 था। चूंकि ये फिक्रा शर्तिया नहीं है इसलिए यहाँ का रूल क्या है कि इसमें हमारा V3 है हैड के साथ, और दूसरे पार्ट में हमारी वर्ब की क्लियरली सिर्फ जस्ट सेकंड फॉर्म है, और मैंने नीचे इसको डिटेल में लिख भी दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, शी जनरली स्पीक्स इंग्लिश। अब मैंने यहाँ पे जनरली और स्पीक को यहाँ पे हाईलाइट किया। जनरली का लफ्ज़ जहाँ का भी आएगा वहाँ पे हम V1 यूज़ करेंगे, और इसके साथ स्पीक्स। अब ये आपका वर्ब है, और ये एस के इजाफा मैंने क्यों किया है, चूँकि शी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है। अब इसके साथ के साथ मैंने ES का इजाफा क्यों नहीं किया? हालांकि पहले टेंस का ये रूल है कि अगर हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हम इजाफा वर्ब के साथ SES का करेंगे। तो मैंने पहली स्लाइड में ये चीज़ वहाँ पे लिखी मेंशन की है, मैं उसको ज़रा बोल भी देता हूँ कि जब हमारे वर्ब के लास्ट में अगर 5 लेटर्स में से कोई लेटर आ जाए या लेटर्स आ जाएं वर्ब के साथ, तब हम ES का इजाफा करेंगे। और वो कहाँ करेंगे? जब हमारा टेंस पहला है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, और हमारा काम करने वाला जो हमारा प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जो के है वो उन 5 में शामिल नहीं है। 5 हमारे लेटर्स कौन से हैं? एक हमारा CH है, एक हमारा SS है, तीसरा हमारा SH है, एक हमारा O है, और एक हमारा X है, जो मैंने पहली स्लाइड में लिख दी है। बाकी मैंने कुछ अल्फाज आगे लिखे हैं, जब आपके किसी फिक्रे में ये वाले अल्फाज में से कोई एक आ जाए तो वहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जैसे जनरली है, ऑलवेज है, यूजुअली है, सेल्डम है, एट प्रेजेंट है, हैड बेटर और वुड बेटर है, शुड है, ऑट है, एवरी है, करंटली है, डेली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा जिसके चांसेस होते हैं वर्ब करेक्शन के सेंटेंस आने के, वो आपका हैड बेटर है और वुड बेटर है। इट्स कंफ्यूजिंग।
ये हमेशा जब कभी भी आएगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हमेशा अटैच होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। होपिंग सो कि ये क्लैरिटी आपको समझ आ गई होगी। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑनलुकर्स, ये हमारी चौथी स्लाइड है और इसमें जो 17 नंबर पे सेंटेंस है वो रेपिटेशन मैंने की है ताकि बेहतर समझ आ जाए। द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी थी वो जा चुकी थी, बिफोर वो रीच एट द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे, यानी कि हम स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब पहले पार्ट में आपका हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है और दूसरे पार्ट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है। और दोनों फिक्रों के लास्ट में अगर आप देखें तो आपका लफ्ज़ अलिफ आया है। आपका नंबर 18 सेंटेंस, आई शैल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट कंपटीशन। अब इसमें देखें आपका नेक्स्ट का लफ्ज़, नेक्स्ट का लफ्ज़ जब कभी भी आएगा ये आपके फ्यूचर को शो करता है। और जब आपका लफ्ज़ नेक्स्ट आएगा, टुमारो आएगा, तो वहाँ पे हमने फ्यूचर के टेंस को इस्तेमाल करना है। सो मैंने शैल और नेक्स्ट दो को हाईलाइट किया है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जहाँ कभी सेंटेंस में नेक्स्ट का लफ्ज़ आए तो आपने ऑप्शन में फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब देखना है कि उसमें कौन सा दिया गया है। नेक्स्ट आपका 19 सेंटेंस है, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ से फिक्रा शुरू हो रहा है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो इम्तहान में पास हो जाओगे। अब इस फिक्रे के दोनों के लास्ट में गा गी गे के लफ्ज़ आएंगे। जब कभी भी किसी उर्दू फिक्रे के आखिर में गा गी गे के लफ्ज़ दोनों तरफ से आए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो एक पार्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ये आपने ज़हन में रखना है। और नीचे डिटेल में मैंने इसको लिख भी दिया है। इन कंडीशनल सेंटेंस इन द फर्स्ट पार्ट इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन इन द सेकंड पार्ट यूज फ्यूचर टेंस विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखें हमने उसको देख के ये मैंने वाज़ह कर दिया है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो हमारा एक पार्ट है वो प्रेजेंट फॉर्म में एक्ट करेगा, जबकि दूसरा पार्ट हमारा वो फ्यूचर में एक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, ये आपकी 5वीं स्लाइड है और उसमें जो 21st सेंटेंस है वो आई ऑलवेज बॉयल मिल्क, मैं हमेशा दूध उबालता हूँ, बिफोर आई ड्रिंक इट, पीने से पहले। अब इसमें मैंने ऑलवेज को जो फर्स्ट पार्ट में उसको रेड से हाईलाइट किया है और दूसरे पार्ट में ड्रिंक को किया है। इट इज़ meant to be that whenever you find the word always in a sentence then you need to put V1 over there। तो आपने फिर वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जिसको हम रूट फॉर्म भी कहते हैं, जैसा कि आई के बाद ड्रिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आपका 22nd सेंटेंस है, ही क्राइड, वो चिल्लाया, एज इफ इज़ प्योरली meant to be, इट रेफर्स प्योरली टू वुड दैट। एज इफ़ का मतलब ऐसी है जैसे आपको वुड दैट है, और वुड दैट आपकी एक इमेजिनेटिव थाट है, एक ख्याली सवराती सोच है, जैसा हमने वहाँ पे पिछले सेंटेंस में किया था, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे हम आई के साथ हमने वर यूज़ किया था। सेम केस लाइज विद ही ओवर हेयर, तो हमने यहाँ पे भी वर लगाना है, ही के साथ हमने वाज नहीं लगाना, चूँकि ये उसकी टेंस फॉर्मेशन नहीं है, चूँकि यहाँ पे लफ्ज़ आपका एज इफ़ आ गया है और एज इफ़ प्योरली रेफर टू वुड दैट एंड वुड दैट इज़ meant टू बी योर इमेजिनेटिव थाट, सो यहाँ पे फिर आपका वर यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका है 23rd, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्ज़ाम। ये प्योरली आपका टेंस का सेंटेंस है, टेंस फॉर्मेशन है कि पार्ट 1 में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो पार्ट 2 में भी आपकी विल की सेकंड फॉर्म वुड लगी हुई है। नेक्स्ट आपका है जी बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, यानी कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस ओवर देयर, देर इज सम सॉर्ट ऑफ टारगेट ओवर देयर। जब ऐसी बात होती है तो देन हम फिर वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आपके शैल हैव और साथ V3 यूज़ करते हैं, या विल हैव और V3 यूज़ करते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, आई के साथ वी के साथ हम शैल हैव यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल हैव यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे फिर पहले पार्ट में बाय द नेक्स्ट ईयर आया है, तो नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा है, शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं और साथ टेकन
तो आपकी थर्ड फॉर्म टेक की है। 25th सेंटेंस आपका है जी व्हेन ही हैड कम आई वाज राइटिंग ए लेटर, यानी कि जब वो आया था मैं ख़त लिख रहा था। ये प्योरली आपका जो सेंटेंस है वो आपकी टेंस फॉर्मेशन है कि फर्स्ट पार्ट में आपका पास्ट यूज़ है तो सेकंड में भी आपका पास्ट ही यूज़ है। एक एक्शन की स्टेट को बयान किया जा रहा है कि जब वो आया था तब मैं ख़त लिख रहा था। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। In this sentence, the particular two words are highlighted in red ink. That is lest. जब किसी सेंटेंस में आपका lest आएगा, make it sure that you are going to put should over there. और जो should होता है हमेशा always carry V1, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि should में आपका V1 यूज़ होना है और उसमें भले आपका पहले टेंस का सेंटेंस क्यों नहीं है, उसमें वर्ब के साथ SES का बिल्कुल भी एडिशन नहीं है। सो कीप इन माइंड कि जब आपका लेस्ट आएगा तो वहाँ पे आपने शुड का यूज़ करना है और वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो लगानी है। होपिंग कि आपको इस स्लाइड के सेंटेंसेस बड़ी हद तक समझ आ गए होंगे। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्ब करेक्शन की छठी स्लाइड है और का 27th जो सेंटेंस है He has reached home recently। यहाँ पे मैंने हैज़ को जो कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ आपका वर्ब V3 है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और लास्ट मैंने रिसेंटली को जिसे हम हालिया कहते हैं कि वो अभी हैज़ रीच्ड होम, वो अभी यानी कि घर पहुँचा है। जहाँ पे अभी का जिक्र है, जहाँ पे आपका येट का जिक्र है, वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हैं। हैज़ इसलिए लगाया गया है चूँकि थर्ड पर्सन ही उसके साथ अटैच्ड है। सो जहाँ पे आपका रिसेंटली आएगा वर्ड तो सो आप ये ज़हन में रखें कि वहाँ आपने हैज़ और हैव का यूज़ करना है। हैव का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ आपका आई, वी, दे, यू जब आपको मिलेंगे काम करने वाले प्रोनाउन या सब्जेक्ट, और जब आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वहाँ पे आप हैज़ यूज़ करेंगे बतौर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट 28th है ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा प्रेजेंट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट 29th ही इज़ लिविंग फॉर सर्वाइवल टुमारो, यानी कि दिस इज सेंटेंस टू बी अंडरस्टूड। अब इसमें यह है कि टुमारो मैंने लास्ट कहा था, अब ग्रामर का रूल क्या कहता है, जहाँ पे टुमारो है नेक्स्ट है, इट इज़ मेंट टू बी दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग, अभी कुछ होना है जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में है। लेकिन जहाँ पे किसी चीज़ की तरफ जाने वाली बात है, जहाँ पे आपका जिक्र डायरेक्शन का है, डेस्टिनेशन का है, तो फिर वहाँ पे हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे इज़ लिविंग फॉर इज़ का यूज़ है, आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ है। अगर यहाँ पे किसी डेस्टिनेशन का या डायरेक्शन का यूज़ ना होता तो यहाँ पे टुमारो की वजह से हमने फिर फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना था। अगेन 30th चैरिटी बिगिंस एट होम, नेकी घर से शुरू होती है, ये एक आलमगीर सच्चाई है। सो अगेन इट्स इन प्रेजेंट। आई विल स्पेंड द नेक्स्ट वीक इन कराची। अब ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट का लफ्ज़ आया है, एक चीज़ अभी फ्यूचर में होना है, इसीलिए यहाँ पे हमने विल यूज़ किया है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें स्पेंड आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर यही फ़िक्रा फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाता, यानी कि विल के साथ फिर हमने बी का एडिशन करना था और अब स्पेंड के साथ हमने ING का एडिशन करना था। नेक्स्ट आपका 33rd है जी, मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, ये भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है। और जितनी मैंने यहाँ पे ये दी इनमें दी, इनमें से कोई ना कोई एक वो अक्सर एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में आ जाती है। सो जस्ट आपने यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि आपने इसको प्रेजेंट फॉर्म में करना है, बस ये जब ज़हन में रख लेंगे तो फिर आपको परेशानी इंशाल्लाह कोई नहीं होगी। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑन लुकर्स, ये आपकी 7वीं स्लाइड है और 34th आपका ये सेंटेंस है। सेंटेंस आपका ये है जी, डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर। जो कुत्ते हैं वो हमेशा स्ट्रेंजर्स पे, अजनबियों पे वो भौंकते हैं। अब अगेन यहाँ पे आपका जो वर्ड वो ऑलवेज है, और मैंने जैसे पिछले सेंटेंस में बताया था कि जब ऑलवेज आएगा तो ये आपका V1
वो कैरी करता है। आगे बार्क लगा हुआ है। अब ये देखें कि बार्क लगा हुआ है, ये इसके साथ एस का इजाफा भी हो सकता था अगर ये प्लूरल ना होता, डॉग्स ना होता, खाली डॉग होता तो। सो कीप इन माइंड वंस अगेन, वेन एवर यू फाइंड द वर्ड ऑलवेज इन ए सेंटेंस यू जस्ट नीड टू पुट V1, वर्ब की फर्स्ट में आपने लगानी। नेक्स्ट आपका है ही हैज़ नॉट रिटन एन एसे येट। अब इस सेंटेंस फिक्रे में मैंने हैज़ को हाईलाइट किया और येट को किया है। अभी लास्ट में यही बता रहा था कि जब किसी फिक्रे में आपका येट का लफ्ज़ आ जाएगा, बाय नाउ आ जाएगा, तो वहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और उसका हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ या हैव है, वहाँ पे V3 वर्ब फॉर्म यूज़ होती है। और नेक्स्ट आपका जी ही हैज़ रिटन एन ऐसे बाय नो सेम, यानी कि हैज़ आपका है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाले दोनों सेंटेंसेस हैं। सो आपने ज़हन में आपने ख़ास कुछ सर्टन अल्फाज रखने हैं, जैसे यहाँ पे ऑलवेज है, रिपीटेडली आ रहा है। कीप इन माइंड दैट यू जस्ट नीड टू पुट V1 ओवर देयर। येट आएगा, बाय नाउ आएगा, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो 37 आपका है व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा, ही हैड गॉन टू द मॉस्क। अब ये देखें कि आपका जो पार्ट 1 है उसमें आपका V2 यूज़ है, यानी कि पास्ट टेंस यूज़ है। जब पिछले में पास्ट है देन आपका अगले हिस्से में भी आपका फिर पास्ट होगा, वहाँ पे आपका हैड गॉन होगा और ये हैड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और गॉन आपकी गो की थर्ड फॉर्म है। डिटेल में मैंने आगे लिख भी दिया है। अब नेक्स्ट आपके ये क्या है, यू मस्ट रीप व्हाट यू हैव सोन। ये भी आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप देख लें, ये भी आपकी प्रेजेंट में है। जो कुछ आप बोएंगे जाहिर सी बात वही आप काटेंगे। नेक्स्ट आपका 39 है द बॉय ऑफन टेल्स अ लाई। अब इसमें ये देखें मैंने ऑफन को हाईलाइट किया है। ऑफन अक्सर औकात जब भी आता है उसके साथ V1 यूज़ होता है। अब यहाँ पे फिक्र प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है, पीछे आपका द बॉय है वो सिंगुलर आपका है, इसलिए टेल के साथ एस का इजाफा किया गया है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि ऑफन आपका ज़रूरी नहीं है कि हर टेंस में जहाँ कहीं भी आए तो वहाँ पे ये आपका V1 ही लेगा। जैसे आपने यकीनन पढ़ा होगा फार्मर एंड हिज सन्स, वो आपकी जो स्टोरी है सन्स वाली में, तो उसमें क्या था, यानी कि द सन्स ऑफ द फार्मर ऑफन क्वार्ल्ड, वो यानी कि लड़ा कर स्टोरी वैसे भी आपके पास टेंस में होती है। सो यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि इट जस्ट नीड टू जस्ट प्रूव इनटू इट द सेंटेंस कि आपने क्या लगाना है। लेकिन अक्सर ऑफन जब कभी भी आता है तो वो V1 कैरी करता है। अच्छा, उसके बाद ये देख नेक्स्ट आपका 40वां सेंटेंस है इट विल बी ओवरकास्ट टुमारो। इसमें जो काम होने वाला है जो आपका पैसिव में बनाया गया है, वहाँ पे हमने ये वाला विल बी को यूज़ किया है क्योंकि ये एक एंटिसिपेशन है, ये होने वाला काम है। आगे जी 41 है बिफोर यू लीव यू विल फिनिश दिस वर्क। अब ये देखें हमने पीछे भी ये किया था कि ये यहाँ बिफोर यू लीव यानी कि यहाँ जाने से पहले यू विल फिनिश दिस वर्क। सेम केस है कि पहला पार्ट आपका प्रेजेंट में है, यू के बाद आपका लीव लगा हुआ है यानी कि V1 है, इसमें आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है, जबकि नेक्स्ट में आपका फ्यूचर का विल वो लगा हुआ। होपिंग सो कि जिसमें इस स्लाइड में जो सर्टन आपको अल्फाज बताए गए हैं वो आपने ज़हन नशीन कर लिए होंगे या कर लेंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि आप क्या करें कि जितने मैंने पॉइंट वर्ड्स हाईलाइट किए हैं वो अपने बाइंडर पे एक तरफ लिखें और आगे उनका जो यूजेज है वो उसके सामने लिखें। इस तरह आपको ये वाली लर्निंग बड़ी आसान हो जाएगी और ये सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट वर्ब करेक्शन के पार्ट में काम आने वाला मटेरियल नहीं है, ये आपको आपकी सेल्फ राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम देगा। आप उर्दू का मटेरियल आपके पास होगा, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट बेहतरीन अंदाज में कर पाएंगे। अभी ये आप पे है कि आप इस वीडियो लेक्चर को आप ये इस सेशन को सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपने इसको अपने फ्यूचर में भी अपनी सेल्फ राइटिंग के लिए भी
जब अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए भी इसको ग्रामर को इस्तेमाल करना है। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 8वीं स्लाइड है और इसमें जो 42nd सेंटेंस है, यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे, इफ़ यू ईट टू मच, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओगे। ये वही रूल है कि जब आपके सेंटेंसेस के दोनों पार्ट में गा गे गी के अल्फाज आएंगे तो एक पार्ट आपका फ्यूचर में जाएगा और दूसरा पार्ट आपका प्रेजेंट में जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और मैंने विल को हाईलाइट किया है और ईट को किया है ये बताने के लिए कि एक में आपका फ्यूचर का विल हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे पार्ट में ईट आपका शेयरली है और जो प्रेजेंट फॉर्म को टेंस को शो करता है। नेक्स्ट आपका 43rd सेंटेंस, एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे। अब इसमें एवरीवन है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है जैसा कि हैज़ है। अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूँ, हर किसी को एक न एक दिन मर जाना है, हैज़ टू। अब इसमें एक ग्रामर में एक यूजेज है हैज़ टू का और हैव टू का, इस टू का, आर टू का, एम टू का। मैं डिटेल में तो खैर ये समझाने नहीं जा रहा चूँकि जो मेन टॉपिक नहीं है वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल इस पर भी एक लेक्चर डिलीवर करेंगे, पर सम हो थोड़ा ब्रीफ समराइज करके बता देता हूँ। यानी कि इज़ टू, एम टू, आर टू। इज़ हम लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम हम लगाते हैं आई के साथ और यू के साथ, दे के साथ हम आर लगाते हैं। अब ये देखिए, जब इज़ टू मुझे लाहौर जाना है, जब उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ना है, नी है, ने हैं आते हैं तो वहाँ पे फिर हम इज़ टू, आर टू, एम टू का यूज़ करते हैं। इट इज़ मेंट टू बी कि मैं लाहौर चला जाऊँ तो ठीक है, ना जाऊँ तो मुझे मजबूरी कोई नहीं, मुझे लाहौर जाना है। आई एम टू गो टू लाहौर, उन्हें लाहौर जाना है, दे आर टू गो टू लाहौर। लेकिन जब हम कहीं कंपल्जन आ जाए, मुझे लाहौर जाना पड़ता है, वहाँ पे फिर हम हैज़ टू यूज़ करते हैं और हैव टू यूज़ करते हैं। जैसा कि हम हैव के साथ हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं, इसी तरह यू यूज़ करते हैं हैव के साथ, इसी तरह हम हैज़ के साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ करते हैं। इसी तरह जब कंपल्जन है किसी काम के करने के लिए फिर हम हैज़ टू, हैव टू यूज़ करेंगे। और जब हम पास्ट में जाएंगे कि मुझे लाहौर जाना पड़ता था, देन आई हैड टू गो टू लाहौर, वेयर देयर इज़ ए कंपल्जन, वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट में यूज़ है और पास्ट में हैड टू का यूज़ है। मुझे लाहौर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, जहाँ पे खाली ना, नी, ने का इस्तेमाल है वहाँ पे फिर हम इज़ टू, एम टू और आर टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है जी, ये बड़ा समझने वाला फ़िक्रा है, यू आर द वन हु आर लाइक्ड, तुम वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हो। अब इसमें रूल क्या, ग्रामर ये कहती है कि जब आपके दो प्रोनाउन आ जाएंगे तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो साथ वाले के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि जो पहले जिसका जिक्र है उस हिसाब से होगा। अब यहाँ पे हु के बाद आर लगा है वो यू के रेफरेंस में लगा है। ये ज़हन में रखना है कि जब कभी आप एक सेंटेंस में दो प्रोनाउन आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो आपको उसके साथ वाले के हिसाब से नहीं लगाएंगे, बल्कि जिसका पहले जिक्र है उसके हिसाब से लगाएंगे। होपिंग सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, लेट्स गो बिफोर इट इज़ टू लेट। लेट्स जब भी आएगा वो प्रेजेंट फॉर्म के साथ आएगा, इसलिए इस आपका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान इज़ प्रोग्रेसिंग नाउ ए डेज। नाउ ए डेज जब कभी भी आपका फ़िक्रे में आएगा तो ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेगा, जैसा कि आपके सामने है, इज़ प्रोग्रेसिंग, पाकिस्तान आजकल वो तरक्की कर रहा है। होपिंग सो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद लिख के अगेन रिपीटेडली आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ़ यू कि आप इनको जो मैंने पिन पॉइंट करके हाईलाइट करके अल्फाज लिखे हैं आप उनको एक तरफ लिखें, आगे उनका यूजेज लिखें। इंशाल्लाह बड़े यकीन से कहता हूँ कि ये आपको फिर भूलेंगे नहीं। डियर ऑडियंस, ये आपकी 9th स्लाइड है और इसमें जो आपका पहला सेंटेंस 47th है, द बेगर प्रेड, भिखारी ने दुआ की दैट के आई माइट लिव लॉन्ग, कि मैं ज़्यादा लंबी उम्र पाऊँ। अब इसमें मैंने प्रेड और माइट को हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है
कि पहले पार्ट में आपका प्रे की जो सेकंड वर्ब फॉर्म है वो प्रेड है। जब पहले पार्ट में आपका V2 यूज़ है तो नेक्स्ट भी आपका फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि माइट है। मे की सेकंड फॉर्म आपकी माइट लगी है। सो ये बात रिपीटेडली कह रहा हूँ, ज़हन में रखनी है कि अगर आपके पहले पार्ट में V2 है तो आपके सेकंड पार्ट में भी आपका पास्ट टेंस यूज़ होगा, V2 यूज़ होगा। नेक्स्ट ये है जी, शी गोज़ टू ऑफिस डेली। मैंने गोज़ को और डेली को हाईलाइट किया है। जब कभी आपका लफ्ज़ सेंटेंस में डेली आएगा तो ये आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, और इसीलिए फिर लफ्ज़ मैंने शी के बाद गोज़ लिखा है, वो रोज़ाना वो अपने दफ्तर जाता है। अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे लफ्ज़ डेली आया है, एवरीडे नहीं आया। अब इसमें क्या फ़र्क है, बात समझने वाली है। देखिए ऑफिस है, उसमें आपकी कम से कम एक गस्टेड हॉलीडे है, यानी कि जब कभी भी कहीं पे एक गस्टेड हॉलीडे है, एक सर्टन ब्रेक है, तो वहाँ पे फिर हम डेली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपकी एक सर्टन गस्टेड ब्रेक नहीं है, ऑफ नहीं है, वहाँ पे एवरीडे। जैसे नमाज में हमारी कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए वहाँ पे वी ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे एवरी डे। अब वहाँ पे एवरीडे क्योंकि नमाज वो उसकी माफ़ी नहीं है। सो डेली इसलिए है, एक तो डेली जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपका प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होगा, दूसरा जो एवरीडे है उसमें ब्रेक नहीं है। जैसे आपका लफ्ज़ एक कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल है, ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स में है। कंटिन्यूस इज मेंट टू बी, कि आप वो काम जो आपने शुरू किया मुसलसल वही काम करते जा रहे हैं। कंटिन्यूअल क्या है कि आपने काम शुरू किया है, देन आपने कुछ उसमें पाज ले लिया, वक्फा ले लिया है, फिर आपने दोबारा से वो वक्फे के बाद दोबारा काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्या सेंटेंस है, कुछ मैंने नोट लिखा है। अब नोट क्या है कि जिस किसी फ़िक्रे में लास्ट का लफ्ज़ अकेला आएगा तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि इट प्योरली रेफर्स बट इफ़ देयर इज़ एनी डेस्टिनेशन एंड द वर्ड फॉर इज। जब कभी किसी सेंटेंस में किसी डेस्टिनेशन का, मंजिल का जिक्र आ जाएगा, किसी गोल का जिक्र आएगा, डायरेक्शन का जिक्र आएगा, तो फिर वहाँ पे फिर हम हैज़ और हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्लाइड नंबर 10 है, और इसमें जो पहला सेंटेंस है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। जब कभी भी किसी फ़िक्रे का आगाज़ वन से हो रहा है और शुड आपका मॉडल वर्ब है, तो उसके साथ फिर वंस वो यूज़ किया जाता है कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए। अब जहाँ पे शुरू में वन है तो ये ज़हन में रखना है कि अंदर वाली जो ऑप्शन है वो वंस, वहाँ पे आपने ढूंढनी है कि वंस वाला कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद आपका अगला सेंटेंस है, नो सूनर डिड ही सी द लाइन देन ही रैन अवे। नो सूनर डिड, जो ही उसने सी द लाइन शेर देखा। अब आपके पहले सेंटेंस में नो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ द डू इज़ ओवर देयर। उसके बाद जो आपका वर्ब होगा, जैसे सी है, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे देन THAN देन होगा, और उसके बाद आपका V2 लगेगा, जैसे RAN रैन है। सो कीप इन माइंड, नो सुनर डिड जब आ गया है, उसके बाद जो पहला आपका वर्ब है वो V1 है, उसके बाद THAN देन वाली ऑप्शन है, उसके बाद आपका V2 लगेगा। ये आपका सेंटेंस फिर कंप्लीट हो जाएगा। जो ही उसने शेर देखा वो भाग निकला। नेक्स्ट आपका जी, मैन इज़ मॉर्टल। देखिए आपको जब कुछ सेंटेंस मिलेगा तो मैन से पहले आपको लगा मिलेगा डेफिनेट आर्टिकल द, वो गलत है, यानी कि जो इंसान है वो फना होने वाली चीज़ है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा मैन इज़ मॉर्टल। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट अब सेंटेंस आपका ये है, आई यू एंड ही शुड गो देयर। अब ये फिक्रा मैंने इसीलिए इनकरेक्ट लिखा है ताकि बेहतर मैं समझा सकूँ। ग्रामर का रूल क्या है, ग्रामर का रूल ये है कि जब कभी भी आप फिक्रे को करेक्ट लिखने जाते हो, सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लिखते हो, और सेकंड पर्सन आपका यू है, फिर उसके बाद आपका थर्ड पर्सन लिखा जाता है जो कि ही है, लास्ट में फिर आप फर्स्ट पर्सन लिखते हो जैसे आई और वी है। तो अब ये स्टेटमेंट करेक्ट क्या बनेगी, यू ही एंड आई शुड गो देयर। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, और नीचे मैंने डिटेल भी सारी इसकी लिख दी है। होपिंग सो कि आपको ये जो
4 सेंटेंसेस प्योरली बिल्कुल नए हैं ग्रामेटिकली, ये आपको समझ आ गए होंगे। Dear students, it's slide number 11 and the first statement sentence is starts although he is poor yet he is honest, अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब इसमें मैंने एक पहला जो आपका लफ्ज़ although है उसको हाईलाइट किया है और बाद दूसरे पार्ट में yet को किया है। अब रूल क्या है? रूल ये है कि जब आपके एक पार्ट में although है या दो है, दूसरे पार्ट में आपका yet यूज़ होगा। अब आपने अपने ऑप्शन में ये ढूंढना है कि येट कहाँ पे है, कीप इन माइंड। दूसरा सेंटेंस आपका ये है कि इट इज़ नथिंग एल्स देन ब्राइब। अब मैंने ये दो सेंटेंस अलग अलग इसलिए लिखे ताकि बेहतर तौर पे आपको समझा सकूं। जो एल्स होता है वो हमेशा फॉलोड बाय बट होता है, वो देन नहीं होता। जो देन होता है वो दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुकाबले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो होप यू टू अंडरस्टैंड कि जो एल्स होता है उसके फौरी बाद बट ग्रामेटिकली यूज़ होता है, देन यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है द बिल्डिंग कॉट द फायर, यानी कि जो इमारत थी उसने आग पकड़ ली। अब फायर आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल वो नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है द बिल्डिंग कॉट फायर, इसमें द इंग्लिश वाला आर्टिकल डेफिनेट वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब इसमें जो पहला इंग्लिश लफ्ज़ आपका है वो इंग्लिश आपकी ज़बान है, सो इससे पहले आपका आर्टिकल डेफिनेट दा नहीं आएगा। जबकि जो बाद में लफ्ज़ इंग्लिश है उससे पहले दा लगा है वो आपकी एक ख़ास कम्युनिटी अंग्रेज़ हैं, और जितनी कम्युनिटीज़ हैं उससे पहले हम लफ्ज़ दा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा पुअर है, जब हम सारे गरीबों की बात करेंगे तो पुअर से पहले फिर हम अपना ये दा लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। अगर हम सब अमीरों की बात करेंगे फिर हम रिस से पहले दा आर्टिकल डेफिनेट हर सूरत लगाएंगे। अब मतलब क्या है, जो पहला आपका इंग्लिश है वो इंग्लिश ज़बान है, उससे पहले आपका आर्टिकल डेफिनेट नहीं आएगा। जबकि जो बाद वाला इंग्लिश है उससे पहले दा आएगा, चूँकि वो एक ख़ास कम्युनिटी है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट तभी होगा जब बाद वाले से पहले हम दा इंग्लिश वाला डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, ये हमारी स्लाइड नंबर 12 है। इसमें जो पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सबसे पहले तो ये है कि ख़ास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं। जो दा है वो आपके जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपके दो तरह के हैं, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल है और एक आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। आपके डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ ये THE ये दाई है, और इसके अलावा आपका जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो ए और एन है। इसी तरह सन है, मून है, डायरेक्शंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और पहाड़ी सिलसिलों के नाम हैं। पहाड़ के नाम से पहले नहीं, पहाड़ों सिलसिलों के नाम से पहले भी हम आर्टिकल डेफिनेट दा लगाते हैं। इस तरह सन से पहले भी आपका आर्टिकल डेफिनेट दा लगेगा, और सिमत आपका ईस्ट है, इससे पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल वो दा हर सूरत लगेगा, तब जाके आपका सेंटेंस वो करेक्ट होगा। ये आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट अब ये ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। अब ये देखें कि ही इज़ a MA या ही इज़ द MA इन इंग्लिश, वो गलत होगा, क्योंकि जो MA है, जो M है वो वावल साउंड कर रहा है, और जो चीज़ वावल साउंड करती है उससे पहले हम वावल के लिए N वो आर्टिकल यूज़ करते हैं, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल आपका है। नेक्स्ट आपका द हॉर्स इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब मैंने हॉर्स से पहले जो दा उसको भी हाईलाइट किया है और मैंने फेथफुल को भी किया है। कोई भी ऐसी खूबी जो कि पूरी एक कम्युनिटी में पाई जाती है उसका नाम जब कभी भी आएगा उससे पहले हम ये दा यूज़ करेंगे। जितने भी घोड़े हैं सारे के सारे वो वफादार जानवर हैं, इसलिए हॉर्स से पहले भी आपका दा वो ज़रूर लगाया जाएगा। नेक्स्ट आपका द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। वही खूबी जो कि आपके घोड़े में है, वही आपकी खूबी जो जितने भी कुत्ते हैं सब में पाई जाती है कि वो वफादार जानवर हैं। और नीचे मैंने डिटेल सारी इसीलिए लिख दी है कि जो आपकी जो दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों जानवर हैं, हॉर्स है या डॉग है, दोनों में जो एक म्यूचुअल क्वालिटी है उनकी वफादारी है।
इससे पहले हॉर्स से पहले भी आर्टिकल डेफिनेट दा का यूज़ किया जाएगा और डॉग से पहले भी आपका डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। इसको आपने ज़हन में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्लाइड नंबर 13 है और जो पहला सेंटेंस है अशरफ एज वेल एज सलीम कम्स ऑन टाइम। अब इसमें यह है कि मैंने एज वेल एज को रेड के साथ प्रोमिनेंट किया है और कम्स को किया है। जो आपका एज वेल एज है ये एक मल्टी वर्ल्ड प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि और या इजाफे के मीनिंग में। और इसके साथ हमेशा जो आपका वर्ब इस्तेमाल होता है वो आपका सिंगुलर इस्तेमाल होता है, इसीलिए एज वेल एज के साथ आपका कम्स लिखा हुआ आया है। आगे है जी ही स्वोर बाय अल्लाह, यानी कि स्वोर के साथ जो आपकी प्रेपोजिशन है वो बाय यूज़ होती है। वी शुड लव द पुअर, अब यहाँ पे द पुअर, मैंने पुअर से पहले आपका दा लगाया है डेफिनेट आर्टिकल, ये बताने के लिए कि दुनिया में जितने भी गुरबा हैं हमें सब के साथ उन शफकत और लाड प्यार करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि व्हेन देयर इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल कम्युनिटी देन वी पुट दा बिफोर इट, इसीलिए पुअर से पहले आपका ये दा लगा है और कभी भी पुअर के साथ एस नहीं लगाते। यानी जब हमने इस सारे के सारे गरीबों की तर्जुमानी करनी है, हमने एज ए कम्युनिटी उनको प्रेजेंट करना है, तो फिर देन हम उससे पहले दा लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल, उसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप आगे देखें 10 माइल इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है और ये रेफ़र किसको कर रहा है, यूनिट्स को कर रहा है। जब जो यूनिट्स को रेफ़र करेगा तो फिर इसके साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका वो सिंगुलर आएगा, वो आपका प्लूरल नहीं आएगा। और यहाँ पे जो इज़ है वो लिंकिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसकी जो मज़ीद डिटेल है कि व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ लिंकिंग वर्ब, होपिंग सो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे भी एक वीडियो लेक्चर वो मैं डिलीवर करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्लाइड 14 है। इसमें जो पहला सेंटेंस है व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। अब जो न्यूज़ होती है वो कभी भी लास्ट नहीं होती, जब भी न्यूज़ होगी वो आपकी लेटेस्ट होगी। कीप इन माइंड, आप खाली एक लफ्ज़ याद रख लें कि न्यूज़ के बारे में जब कभी भी ऑप्शंस आएंगे तो आपने लेटेस्ट का ऑप्शन उसको टिक करना है, उसको पुट करना है। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस है मैनी आ, मैनी और मैनी आ। मैनी आ जब कभी भी आएगा तो हमेशा उसके साथ आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जब मैनी आएगा फिर आपका प्लूरल यूज़ होगा। मैनी आ स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, और मैंने यहाँ पे एब्सेंट के साथ फ्रॉम को भी हाईलाइट किया है कि जब कभी भी एब्सेंट आपका ये आएगा तो उसके साथ हमेशा फ्रॉम उसकी प्रेपोजिशन होगी, इसके अलावा कोई प्रेपोजिशन के साथ नहीं लगेगी। अब इट इज़ मेंट टू बी कि मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने इज़ लगाया है, और जो न्यूज़ होगी वो हमेशा लेटेस्ट होगी। दोबारा से फिर मैंने एक और सेंटेंस मैनी आ का लिखा है, देयर वर मैनी आ सिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। वो क्यों है कि देर के बाद वर लगा है लेकिन उस पर मैनी आ लगा हुआ है। जब मैनी आ जाएगा इट इज़ मेंट टू बी कि आपका फिर वाज आएगा, वर फिर आपका नहीं आएगा। अब इसमें आपकी 1 2 4 चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई आपने इस स्लाइड में देखी हैं। न्यूज़ हमेशा लेटेस्ट होगी, मैनी आ जब भी आएगा फॉलोड बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। कीप इन माइंड, होपिंग सो कि आपको ये बात यकीनन समझ बड़ी आसानी से आ गई होगी। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, ये स्लाइड नंबर 15 है और पहला सेंटेंस है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन। इस सेंटेंस में मैंने द और मोस्ट को प्रोमिनेंट किया रेड के साथ। इट इज़ मेंट टू बी कि जब कभी भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री लगेगी तो उससे पहले आपका जो आर्टिकल डेफिनेट द है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ये सेंटेंस आपका करेक्ट इसी तरह हो गया, दिस द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ मोर टॉलर देन यू। ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है
कि जो आपका लफ्ज़ कंपैरिजन के लिए वो देन ऑलरेडी इज ओवर देयर, देन इट नीड्स नॉट टू हैव मोर इन दैट सेंटेंस। सो फिक्र आपका ठीक कैसे होगा जब आप मोर को वहाँ से हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ही इज़ टॉलर देन यू, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, जो दरिया सिंध है सबसे बड़ा वो दरिया है। अब दरियाओं के नाम से पहले हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल द, हम जब ये लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। होपिंग सो you have understood all the 3-4 sentences. Dear audience, dear students, ये आपकी स्लाइड नंबर 16 है और इसका पहला सेंटेंस है हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। जो सेहत है ज़ाहिर सी बात है दौलत से ज़्यादा वो काबिल तरजीह चीज़ है। अब ये फ़िक्रा इनकरेक्ट है जिसमें दैन का यूज़ है। अब जो दैन हम यूज़ करते हैं यानी कि दो एक जैसी चीज़ों में मुकाबले के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, जबकि यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। इसलिए सेंटेंस आपका करेक्ट होगा हेल्थ इज़ प्रेफर टू वेल्थ। यहाँ पे फिर हम प्रेपोजिशन ऐड करेंगे टू। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ही हैज़ अ डिसेंट हाउस टू लिव। अब इसमें लिव इन जब हो जाएगा इट इज़ मेंट टू बी टू रिजाइड समवेयर। तो फिक्र आपका ठीक क्या होगा, आपके जहाँ पे ऑप्शन आएंगे वहाँ पे एक ऑप्शन लिव के साथ इन लगा होगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। सो आपने वो ऑप्शन ढूंढना जिसमें लिव के साथ इन भी लगा है, वो फिक्रा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मंकीज लिव इन ट्रीज, बिल्कुल सेम सेंटेंस है कि जो आपके बंदर हैं उनकी रिहाइश वो उनके दरख्त हैं, दरख्तों पर रहते हैं। सो इसलिए लिव के साथ जब इन आ जाएगा तो इट शोज देयर रेजिडेंस, it might be the residence of the men or the monkeys. डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्लाइड नंबर 18 है और हमारा पहला सेंटेंस है इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी इस तरह का एक सेंटेंस आया था जिसमें आपके दो प्रोनाउन थे। तब भी मैंने ये बात समझाई थी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, जो प्रायर आपका पहले प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से बाद में लगता है। अभी आप यहाँ पे देख लें कि जो आए है वो हु से पहले है, लेकिन इट रेफर्स प्योरली टू आई, इसलिए फिर आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या है, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, हु इज़ टू ब्लेम नहीं है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब इसका इनकरेक्ट क्या था, नन ऑफ द टू स्टूडेंट वर प्रेजेंट। जब आपके दो स्टूडेंट्स का जिक्र है तो फिर नन नहीं है बल्कि नाइदर या नीदर लफ्ज़ है। हाँ,
अगर ये फिक्र आ जाते हैं कि ना ही असलम और ना ही अकरम क्लास में मौजूद थे, तो फिर इसका रूल क्या, ग्रामर का क्या है कि पहले पार्ट में हम नाइदर यूज़ करते हैं और फिर साथ उसके अंदर फिर हम नॉर यूज़ करते हैं, और इसमें हमेशा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ये आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है दे एंजॉयड इन द फेयर, यानी कि उन्होंने मेले में लुत्फ़ उठाया। अब इसका क्या रूल है कि जब आपका ऐसा सेंटेंस आएगा तो फिर आपने वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जो कि दे का देमसेल्व्स है। इसी तरह अगर फिक्रा हमारा प्रोनाउन यहाँ पे वी होता, वी इंजॉयड, फिर वी इंजॉयड आवर सेल्व्स होना था इन द फेयर। इसी तरह चूंकि दे आपका है थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द फेयर, ये आपका सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्लाइड नंबर 19 है और हमारा पहला सेंटेंस है शी इज़ वेरी टॉलर देन आई। अब जो ये फिक्रा आपका इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट है क्यों, दिस इज़ द क्वेश्चन। वेरी जो है वो आपका बतौर एडवर्ब काम करता है और जो आपका मच है बतौर एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए इस फिक्रे में हम मच लगाएंगे, यानी शी इज़ मच टॉलर देन आई, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जो आपका एडजेक्टिव है वो किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है आपके नाउन को, प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है, इसीलिए ये इसी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा मच यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ही गेव मी 2 इन्फॉर्मेशंस। अब इसमें जो पहली बुनियादी मिस्टेक ग्रामर की है वो इन्फॉर्मेशंस कोई लफ्ज़ नहीं, इन्फॉर्मेशन ही अपने आप में इसका प्लूरल है। पहली तो मिस्टेक ये कि हम इन्फॉर्मेशन का एस काट देंगे, इन्फॉर्मेशन लगा देंगे, हमारा ये लफ्ज़ एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब कोई बंदा किसी को नसीहत करता है, एडवाइस करता है, वो फिर आपके पीसीज ऑफ एडवाइस होता है, खाली एडवाइस नहीं होता। तो फिक्र आपका करेक्ट फिर कैसे हो जाएगा, ही गेव मी 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये फिक्रा आपका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब असूल क्या है, जो आपकी ज्यूरी है ये आपके मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोगों पर मुश्तमिल, यानी कि ना जी ये एक अथॉरिटी है, एक पैनल है जो कि अपना वर्डिक्ट देता है। जब आपका ये वाला प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी फिर प्लूरल ही होगा, इसीलिए फिक्रा आपका करेक्ट होगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्ब की स्लाइड नंबर 20 है। इसका पहला सेंटेंस ये है, द यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएनओ हैज़ नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। ये सेंटेंस जब आपको पेपर में अगर आएगा तो ये इसमें पीपल की जगह पीपल्स लिखा हुआ होगा, हैज़ की जगह आपका हैव लिखा हुआ होगा, यानी कि ये ज़ाहिर सी बात है वो इनकरेक्ट लिखे होंगे। अब यूनाइटेड नेशन इसमें रूल क्या है, अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे ये आपका यूनाइटेड नेशन है, कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। और जो पीपल है, हेल्प द पीपल, जब पीपल्स हो जाएगा इट रेफर्स टू सो मैनी कम्युनिटीज़, वो फिर लोग नहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आपका सेंटेंस है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस हैज़ नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, ये एग्जाम्पल कोट की है, आर फैमिली प्लेज द गेम ऑफ चेस, यानी कि हमारा जो ख़ानदान है, ये चूँकि फैमिली है ये आपका सिंगुलर यहाँ पे है, इसीलिए इसके साथ जो प्लेज है वो भी आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। अब प्लूरल कलेक्टिव नाउन टेक्स द प्लूरल वर्ब फैमिलीज़, अब आपका जो है वो प्लूरल आपका आ गया है फैमिलीज़, इसीलिए इसके साथ आपका टेक लगा है, ये प्लूरल लगा है, साथ एस का इजाफा नहीं हुआ, द प्लेजर ऑफ स्केटिंग। और नेक्स्ट आपका जो एक बुनियादी असूल है ग्रामर का, स्टाफ मेंबर वर सिटिंग इन द हॉल, स्टाफ मेंबर इनकरेक्ट है, द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ वर सिटिंग इन द हॉल, ये आपका सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, ये आपका करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑडियंस, अब मैं सिर्फ तुलबा से
और तालबात से मुखातब हूँ। ये वाली जो आपकी 20 स्लाइड्स वर्ब करेक्शन की बनाई गई हैं, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश की गई है। पिछले 10 साल के जो आपके बोर्ड के पेपर्स थे उनको खंगाला गया था, और कुछ ऐसे थे जो कि मुझे लगता था कि इनमें से जो नए हैं उनमें से भी कोई आ सकता है, वो भी इसमें 20 स्लाइड में सेंटेंसेस शामिल किए गए हैं। अगर आप अपनी दिल जमी के साथ, सेकंड ईयर वालों का पेपर तो अभी 22 मई को है, अभी उनका भी टाइम पड़ा है। फर्स्ट ईयर का उनके बाद 6 जून को, तब भी टाइम पड़ा है। अगर आप लिख कर सर्टन रूल्स को अगर आप याद करेंगे, मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपकी जो वर्ब करेक्शन वाला पार्ट है वो बिल्कुल सारे का सारा ठीक हो जाएगा। बल्कि सिर्फ ये ठीक नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट आपकी जो सेल्फ राइटिंग है वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बयान करके बताई गई हैं, अगर आप उनको पिन पॉइंट करके लिखेंगे, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह कामयाबी से नवाजे जाएंगे। इन द ग्रामर बेस्ड लेक्चर देयर हैव बीन मेंशन्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब करेक्शन sentences with their certain rules. First of all, try to learn the rules and then write all that for your better understanding on your binders. You would secure the complete marks in your board exams paper if you learn all that with practice. Practice makes a man perfect. It's all over. Dear students, audience, spectators, इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी आपकी जो सेकेंड ईयर की कुछ वीडियोस हैं उनमें उनके बुक सेकंड के सिनोनिम्स हैं, उनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी वीडियो भी आलमोस्ट वो प्रिपेयर्ड है। इसके अलावा एक और ऐसे है जो कोरोना वायरस पे लिखा गया है, वो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी के इंशाल्लाह काम आएगा। फिर आपके जो नावल हैं उसके सिनोनिम्स सेकंड ईयर वालों वो लिखे गए हैं, नावल के क्वेश्चन आंसर लिखे गए हैं, उनके सिनोनिम्स लिखे गए हैं, बड़े खंगाल के, बड़े देख के। और जो सेकंड ईयर के सिनोनिम्स हैं वो सिनोनिम्स तो एक एक वर्ड के कुछ 30-30 लिखे हैं मैंने, इसलिए ताकि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाए, आपके पास एक स्टॉक वोकैबुलरी का आ जाए। इसी तरह बहुत ज़्यादा कोशिश काविश करके ये सारी चीज़ें तैयार कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका ना सिर्फ मार्क्स अच्छे इंग्लिश में आ जाएं, बल्कि आपके पास एक हैंडसम वोकैबुलरी का स्टॉक भी आ जाए। अगर आप मेरी बात पे भरोसा करके इन चीज़ों को दिल जमे के साथ, यकीन के साथ करेंगे, याद करेंगे, लिख के करेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इट्स ऑल ओवर। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।